हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटवे। आज हम आर्टिकल 15 देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में हम आर्टिकल 15 के सभी क्लॉज देखेंगे। उसके अलावा आरक्षण आरक्षण इसमें विशेष टॉपिक है। तो आरक्षण को भी समझेंगे कि आरक्षण भारत में कब आया, किस प्रकार से लागू हुआ, तो वो सब भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा और उसके बाद आरक्षण के बारे में समझेंगे। तो परिभाषा ये कहती है कि भारत का कोई भी नागरिक, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ भारतीयों के लिए है। ठीक है, कोई विदेशी होगा उसके लिए आर्टिकल 15 नहीं है। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 है, लेकिन आर्टिकल 15 नहीं है। तो और जो भी होंगे तो हम देखते रहेंगे। तो ये कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल, नागरिक जो भारतीय नागरिक है उसके साथ केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव या विभेद नहीं करेगा। भेदभाव या विभेद, इसमें दो शब्द हैं, केवल और भेदभाव या विभेद। तो इसको ध्यान रखिएगा, विभेद शब्द को, क्योंकि इसको काफ़ी हाईलाइट किया जाता है। तो ये चीज़ है। दूसरा है आर्टिकल 15(2), बहुत सिंपल है, ये ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन हाँ आरक्षण को समझना है तो वो थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, वो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये सिंपली आप रट लो। आर्टिकल 15(2) कहता है कि कोई नागरिक जो किसी भी धर्म को बिलोंग करता है, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर किसी दुकान में, कोई सार्वजनिक दुकान हो, कोई होटल हो, सार्वजनिक भोजनालय हो, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल हो, कुआं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिजर्व्स में जाने से नहीं रोक सकते हैं। अब देखो ये वाला जो है आर्टिकल 15(2) जो है वो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के खिलाफ भी इस क्षेत्र, इस केस में केस कर सकता है, रिट डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। इस वाले केस में सिर्फ राज्य के खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है इन मामलों में, इन मामलों को लेकर के, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है राज्य के खिलाफ। और इन मामलों में इंडिविजुअल के खिलाफ, कोई व्यक्ति किसी को भगा देता है, नहीं तुम नहीं आ सकते यहाँ, कोई सार्वजनिक जगह है, ऐसा नहीं कि उसके घर में जाके, ऐसा नहीं, कोई सार्वजनिक जगह है तो इसमें कैसे जाएगा, आर्टिकल 32 के तहत जाएगा या आर्टिकल 226 के तहत जाएगा। यहाँ जाएगा सुप्रीम कोर्ट और यहाँ जाएगा हाई कोर्ट। तो इन दोनों के साथ वो जा सकता है, इन दोनों के अनुसार वो जा सकता है। ये है आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 15(2). बहुत सिंपल है, एक बार अच्छे से पढ़ लो। तीसरा वाला क्या है, अपवाद है। तीसरा वाला अपवाद कैसे है, ये संविधान बनने के साथ ही लागू हो गया था, मतलब मूल संविधान से आया है। अगला वाला मूल संविधान का पार्ट नहीं है, ये वाला मूल संविधान का पार्ट है। ये दोनों और ये तीसरा, इसमें लिखा गया कि महिला और बच्चों के केस में जो राज्य है वो कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, मतलब उन्हें कुछ आरक्षण दिया जा सकता है उनके कल्याण के लिए। क्योंकि बच्चे 14 साल से कम उनके बच्चों को शिक्षा जरूरी है और उन्हें काम ना कराया जाए, ये जरूरी है। महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान किए जाने जरूरी हैं। तो अगर ऐसी कोई बात आती है उसमें राज्य डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ये रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। इसके खिलाफ ये दोनों शर्तें लागू नहीं होंगी। ठीक है, ये चीज इसमें थर्ड वाले में था। तो आर्टिकल थर्ड महिलाओं और बच्चों के आरक्षण की बात करता है। आरक्षण की बात आ गई है और इसके बाद हम आरक्षण को समझेंगे। तो आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(4) जो है ये एक केस हुआ था चंपकम दोराय राजन का। इन्होंने इस समय 1951 में नेहरू जी की सरकार थी और अच्छी खासी बहुमत की सरकार थी उनकी।
तो इस समय इन्होंने चमकमदोराय राजन ने एक केस किया था। केस इसलिए किया था क्योंकि शिक्षा में सरकार कुछ आरक्षण देना चाह रही थी SC ST समुदाय और पिछड़ा वर्ग समुदाय को, लेकिन ये इन्होंने ये केस किया कि अगर आरक्षण दिया जाता है, किसी को स्पेशल ट्रीट दिया जा रहा है, तो ये मेरे आर्टिकल 14 का इक्वलिटी बिफोर लॉ का हनन है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा इन दोनों का भी हवाला दिया कि इनके बेस पर आप मेरे साथ गलत किया जा रहा है या हमारे समुदाय के साथ जो भी हो। तो ये चीज़ इन्होंने कहा। अब SC ST समुदाय को आरक्षण देना जरूरी था, OBC को भी जरूरी था, तो सरकार क्या करती? तो सरकार ने सिंपली पहला संविधान संशोधन किया। फर्स्ट संविधान संशोधन, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1991 51, प्रथम संविधान संशोधन। इसमें इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 15(4) भी जोड़ दिया और इसमें लिख दिया कि अगर सरकार या सरकार तो नहीं, अगर राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि शिक्षा और मेन स्ट्रीम में पिछड़े हुए हैं, तो सामाजिक और शैक्षिक सुधार और उन्नति के लिए कोई प्रावधान करती है, तो आर्टिकल 15 के बाकी आर्टिकल, मतलब पहला और दूसरा, और 14 जो है वो लागू नहीं होगा। उसकी जो मर्यादाएं हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होंगी। ये चीज़ उन्होंने स्पष्ट कर दी आर्टिकल 15(4) में कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है आर्टिकल 29(2) में। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित, मतलब राज्य जिसे मतलब सरकारी, ठीक है, कुल मिलाकर सरकारी, राज्य निधि में सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये देखना, ये दोनों एक जैसे हैं। तो इस तरह से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई भारत सरकार की या राज्य की, कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को यहाँ से आरक्षण मिला चमकमदोराय राजन के केस के बाद। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि भारत में आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई। उसके बाद आर्टिकल 15, क्योंकि आर्टिकल 15(5) जो है ना, ये वाला, इसके लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो भारत में आरक्षण की सबसे पहली बात जो कही गई थी, हंटर आयोग का मिशन बनाया गया था ब्रिटिश काल में 1882 में। बहुत पुरानी बात है। 1882 में ब्रिटिश काल में हंटर आयोग बनाया गया था। और उस समय एक बहुत ही फेमस लीडर हुआ करते थे SC ST समुदाय से, ज्योतिबा फुले जी। तो ज्योतिबा फुले जी ने सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात अंग्रेजी सरकार से तथा अनुपातिक आरक्षण किसमें, नौकरियों में, की मांग की थी। अनुपातिक आरक्षण का मतलब है जिस अनुपात में ये लोग हैं उस अनुपात में इन्हें आरक्षण दिया जाए नौकरी में, क्योंकि ये बहुत पिछड़े लोग थे। इसके अलावा इन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया, तो इनका नाम काफ़ी गर्व से लिया जा सकता है। हमारे इतिहास में इनका नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। हिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो इनके बारे में काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो खैर अभी यहाँ पे जो जानने लायक है वो है हंटर आयोग 1882 और ज्योतिबा फुले जी का नाम। इन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की थी अंग्रेजी सरकार से, और नौकरी में भी अनुपातिक आरक्षण की बात की थी। इसके बाद आएंगे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने, तो सभी जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, सारी चीज़ें नहीं,
1909, मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो मार्ले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में, उसमें पहली बार कहा गया था सांप्रदायिक आरक्षण की बात की गई थी मुस्लिमों के लिए। इसका मतलब ये था कि जो मुस्लिम हैं उन्हें सांप्रदायिक आरक्षण के तहत कुछ सीटें रिजर्व की जाएंगी। हालांकि यहाँ पे शिक्षा की बात नहीं की गई थी, लेकिन ये सबसे फेमस चीज़ें हैं इसलिए मैं इन्हें बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे निर्वाचन प्रणाली की बात की थी 1909 में। तो इसमें क्या कहा गया था कि जहाँ भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे उन सीटों पे खड़े होने का अधिकार मुस्लिम को होगा और वोट देने का भी अधिकार सिर्फ मुस्लिम को होगा। यानी अगर कोई मुस्लिम खड़ा होता है तो जीतेगा तो वही, लेकिन फिर भी किसी हिंदू को वहाँ वोट देने का भी अधिकार नहीं होगा। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। उसके बाद चेम्सफोर्ड सुधार में 1919 में ये चीज़ बढ़ा दी गई और क्रिश्चियन और सिख को भी इस चीज़ में शामिल कर लिया गया। मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख को भी इसमें शामिल कर लिया गया। किसमें? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में। उसके बाद आता है 1935। 1935 में 1935 का अधिनियम जब पास हुआ तो उसमें बात की गई, इन सबको तो बात की गई 1935 1935 में इन लोगों की तो बात की गई, ये सब तो थे ही। इसके अलावा SC और ST जो कमेटी है उसके लिए भी बात की गई कि इन्हें भी सांप्रदायिक आरक्षण प्रणाली के तहत आरक्षण दिया जाए। मतलब उन्हें हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया जा रहा था। और लेकिन गांधी जी और अंबेडकर जी के प्रयासों के बाद ये चीज़ नहीं हुई और नॉर्मल आरक्षण प्रणाली जो आज भी लागू है उसके तहत SC ST को आरक्षण का लाभ मिला। और जितना मिलना था उससे ज़्यादा मिला, उससे ज़्यादा दिलाया गया क्योंकि वो लोगों का थोड़ा सा अलग वो था। इस तरह से यहाँ से शुरुआत हुई आरक्षण की SC ST की। इसके बाद क्या होता है 1942 में अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति की उन्नत के समर्थन में के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ महासंघ की स्थापना की। अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। इन्होंने सरकारी सेवाओं और एवं शिक्षा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की। पहली बार इन्होंने यहाँ पे दोनों चीज़ों में, सरकारी सेवाओं और शिक्षा में, अब बात की किसने? अंबेडकर जी ने। उसके बाद क्या होता है कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन को हम अच्छे से समझेंगे। इसमें भी अनुपातित प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया गया था कि SC ST समुदाय, और बाकी सबके लिए भी था, SC ST के लिए हम अभी बात कर रहे हैं तो SC ST समुदाय के लिए अनुपातित प्रतिनिधित्व की बात की गई। किसमें? कैबिनेट मिशन में बात की गई। कैबिनेट मिशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा संविधान लागू होता है। संविधान लागू होते ही 10 साल के लिए SC ST कमेटी को आरक्षण दिया गया, लेकिन OBC को उस समय नहीं दिया गया। उसके बाद 1953 में एक कमेटी बैठाई गई, कलेलकर आयोग। कलेलकर आयोग ने OBC के लिए भी कहा था, SC ST के साथ साथ OBC के लिए भी कहा था, लेकिन OBC वाले को अस्वीकार कर दिया गया। SC ST को जो दिया गया था आरक्षण के लिए जो इन्होंने रिकमेंड किया था उसे मान लिया गया, OBC के लिए नहीं माना गया। उसके बाद OBC के लिए जो आरक्षण की मेन बात हुई थी 1979 में हुई, मोरारजी देसाई जी की सरकार के दौरान हुई। इस समय एक मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग के पास अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के बारे में कोई सटीक आंकड़ा था और कहीं ज़्यादा सटीक आंकड़ा था। इस आयोग ने OBC की 52% आबादी का मूल्यांकन करने के लिए 1930 की जनगणना के आंकड़े का इस्तेमाल किया। ठीक है।
इन्होंने बताया कि 52% अभी हमारे यहाँ ओबीसी जातियां हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं। इन्होंने ये बात की। उसके बाद इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें कहा कि सब कुछ मिला के 49.5% आरक्षण, मतलब लगभग 50% आरक्षण की बात की। हालांकि टोटल मिला के ज़्यादा हो रहे थे, 52% सिर्फ वो ओबीसी थे, ओबीसी 52% से। उसके बाद एससी और एसटी, एससी थे 15% और एसटी थे 7.5%। तो ये तो ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन इन्होंने इतने की बात नहीं की। ओबीसी को इन्होंने कहा कि 27% आरक्षण दिया जाए, उनकी बात मान ली गई। 27% की बात की जो आज भी लागू है। तो इनकी बात ये वाली मान भी ली गई, 27% आरक्षण दिया गया और एससी एसटी को 15 और 7 के अनुपात में आरक्षण दिया गया। इसके बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार आई। इन्होंने सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात की। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने की बात की नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में। बीच में बीपी सिंह जी की सरकार आई, लेकिन वो एक साल में गिर गई, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। इंदिरा साहनी मामले में पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की बात की गई थी ओबीसी के लिए, उसे सही ठहराया गया। ओबीसी के लिए जो आरक्षण की बात की थी उसे सही ठहराया गया। हालांकि इन्होंने कहा था 27% आरक्षण की बात, क्या बोलते हैं, मंडल आयोग ने, लेकिन इस पे कुछ काम नहीं हुआ था। इसके बाद इंदिरा साहनी केस हुआ 1992 में और ओबीसी के लिए आरक्षण की बात सही ठहराई गई। इसके बाद 1985 में 77वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया। किस चीज के लिए आरक्षण तो दिया गया, हाँ ठीक है, 16(4)A जोड़ा गया संविधान में। और इसके बाद 77वें संविधान संशोधन में और 85वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, पदोन्नति में आरक्षण के साथ साथ वरिष्ठता का भी ख्याल रखा गया। वरिष्ठता का ख्याल रखने का मतलब ये है 85, या ध्यान रखना 85वें संविधान संशोधन में वरिष्ठता का ध्यान रखा गया। वरिष्ठता का ध्यान ऐसे रखा गया कि मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, दूसरा भी आईएएस ऑफिसर है, पहला दूसरा, एक जर्नल, ये मान लो एससी से है और ये जर्नल से है, ये भी आईएएस ऑफिसर है, ये भी आईएएस ऑफिसर है, दोनों एक ही कैडर के, एक ही साल के आईएएस ऑफिसर हैं। बट इसे चूंकि आरक्षण मिला और इसको पदोन्नति मिल गई, इससे पहले थे तो दोनों साथ के, लेकिन इसको पहले मिल गई, किस वजह से, आरक्षण की वजह से। ये सीनियर हो जाएगा, ये वरिष्ठ हो जाएगा, जबकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता। अगर 2019 के सेम रैंक के लगभग 2 ऑफिसर हैं तो उनमें वरिष्ठ दोनों का सेम होगा। अगर 2018 का कोई ऑफिसर है तो वो वरिष्ठ कहलाएगा 2019 वाले से। लेकिन चूंकि इनका, और उसी प्रकार से चूंकि इनका पदोन्नत हुई है आरक्षण की वजह से, ये यहाँ पे सीनियर कहलाएगा इसका, जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ है पदोन्नति, वरिष्ठता, ये कहलाती है। इसी तरह से अब क्या होता है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15(5) की। ध्यान रखना, इसी के लिए मैं इतना समझा रहा था आपको। आर्टिकल 15(5) 12 अगस्त 2005 को उच्चतम न्यायालय ने पीएन इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले में 7 जजों की बेंच बैठी और इन्होंने क्या कहा कि जो भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें जो सरकार आरक्षण की बात कर रही है, जो निजी, अल्पसंख्यक, गैर अल्पसंख्यक और जो भी निजी हैं, तो जो इनके
सर पे थोपा जा रहा है आरक्षण का, वो कि अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया जाए इसमें स्कूल कॉलेजों में, वो गलत है। इसे इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो इस विषय में सरकार को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अब सरकार को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जो निजी कॉलेज और स्कूल और कॉलेज हैं उसमें तो SC/ST का वो आरक्षण नहीं दे पाएंगे। आज की डेट पे निजी कॉलेजों में भी आरक्षण मिलता है, OBC को भी मिलता है, SC/ST और OBC को मिलता है। 2008 के बाद OBC को भी मिलने लगा, 2008 के बाद OBC को भी मिलने लगा। कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं, कुछ SC/ST और OBC के लिए रिजर्व रहती हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था। तो ये क्या बोलते हैं, PN इनामदार वाले केस में उच्च न्यायालय ने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे निपटने के लिए जो उस समय की सरकार थी, उस समय थी सरकार कांग्रेस की, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। हाँ, तो 93वां संविधान संशोधन हुआ और 2005 में, और उसमें इस फैसले को उलट दिया गया। आपकी सरकार स्ट्रांग हो तो आराम से उल्टा जा सकता है। तो और उसका फैसला लाया गया 2006 में, और 2006 में संसद ने एक नया एक्ट बनाया, ये वाला आर्टिकल 15(5). तो आर्टिकल 15(5) को देखते हैं क्या है। हाँ, आर्टिकल 15(5) सदन ने संविधान के 93वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 15(5) का प्रस्ताव रखा, और 2006 में, इसमें 2006 मिस हो गया सर, नहीं ये नीचे है, 2006 में इसे मंजूर कर दिया गया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो शिक्षा और शिक्षण में पिछड़े हुए हैं, उन्हें शैक्षिक संस्थानों में, चाहे वो निजी हों, अर्धशासकीय, शासकीय या अल्पसंख्यक हों, सिर्फ मदरसों को छोड़कर बाकी सभी में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। ये इस तरह से आर्टिकल 15(5) इस तरह से यहाँ पे जोड़ा गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 15(6). आर्टिकल 15(6) आपको पता है, आर्टिकल 15(6) आपको पता है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा EWS के लिए आरक्षण की बात करता है। तो ये ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस आपको इतने ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बात करता है आर्टिकल 15(6). तो इसके साथ साथ इसके अलावा भी एक जोड़ा गया है आर्टिकल 16(6). तो वो हम आर्टिकल जब 16 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें समझेंगे। तो इन दोनों का हालांकि साथ साथ भी पढ़ सकते थे, पर ठीक है, ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। जब भी वीडियो देखना तो एक साथ देख लेना। इस तरह से ये सारे के सारे आर्टिकल ख़त्म होते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें बच गई हैं, वो मैं अगले लेक्चर में करूँगा। क्रीमी लेयर वगैरह का, क्रीमी लेयर आप जानते हो, बट फिर भी एक बार समझा दूँगा। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।